1971 युद्ध के 50 वर्ष की 7वीं कड़ी में कहानी पूर्वी पाकिस्तान में गंगा सागर की लड़ाई जितवाने वाले अल्बर्ट एक्का की। चौदह गार्ड की अल्फा और प्रो कंपनियों ने पूर्वी पाकिस्तान में गंगा सागर में पाकिस्तानी नियंत्रण वाले इलाके में मार्च करना शुरू किया। वह दलदली इलाका था और उसमें चलने वाले सैनिकों के पैर घुटनों तक धन से चले जा रहे थे। इसलिए उनसे रेलवे ट्रैक की बगल में एक लाइन में चलने के लिए कहा गया था। यह रेलवे ट्रैक जमीन की सतह से 8-10 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। अल्फा कंपनी रेलवे ट्रैक के दाहिनी तरफ और ब्रावो कंपनी लाइन के बाईं तरफ चल रही थी। लांस नायक गुलाब सिंह और अल्बर्ट एक्का को सबसे आगे चलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें आदेश थे कि उन्हें जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक दिखाई दें, वो उन पर हमला बोल दें। इस इलाके का रक्षण करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की 12 फ्रंटियर फोर्स की 3 कंपनियों को दी गई थी। मेजर जनरल यान कार्डोजो अपनी किताब परमवीर अमर हीरोज इन बैटल में लिखते हैं, गश्त के दौरान 14 गार्ड्स के जवानों ने नोट किया कि पाकिस्तानी सैनिक रेलवे ट्रैक के अगल बगल बिना किसी चिंता के घूम रहे हैं। उन्होंने इससे अंदाजा लगाया कि वहां बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई गई हैं। इसलिए भारतीय सैनिकों से कहा गया कि वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ ही चले। बी कंपनी के कमांडर मेजर ओपी कोहली ट्रैक के बाईं तरफ उसे थोड़ा नीचे चल रहे थे। कर्नल ओपी कोहली याद करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी एक सैनिक का पैर रेलवे ट्रैक पर पाकिस्तानियों द्वारा बिछाए गए ट्रिपल लेयर पर पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि अचानक हवा में आतिशबाजी सी हुई और चारों तरफ ऐसा उजाला फैल गया जैसे दिन निकल आया हो। एक का जहां खड़े हुए थे वहां से करीब 40 फीट की दूरी पर पाकिस्तानियों का बंकर था, जहां एक संतरी ड्यूटी पर तैनात था। रोशनी और शोर से चकित होकर पाकिस्तानी सैनिक ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? एक ने उतनी ही कड़क आवाज में जवाब दिया, तेरा बाप। यह कहते ही उन्होंने आगे दौड़ते हुए उस पाकिस्तानी सैनिक के पेट में अपनी संगीन घोंप दी। उस पहले बंकर में एक लाइट मशीन गन और एक वायरलेस गन के साथ 4 पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे। एक की बांह में गोली लगी, लेकिन उस बंकर पर भारतीय सेना का नियंत्रण हो गया। इसके बाद तो तबाही मच गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने रोशनी करने वाले गोले चलाकर पूरे इलाके में उजाला कर दिया और वो हमला कर रही दोनों भारतीय कंपनियों पर टूट पड़े। यहां से 120 सैनिकों वाली दोनों कंपनियां अलग अलग हो गईं। एक कंपनी आगे बढ़ती चली गई और बी कंपनी तालाब की तरफ मुड़कर एक एक कर पाकिस्तानियों के बंकर नष्ट करने लगी। बांह में गोली लगे रहने के बावजूद एक का शेर की तरह हमला कर रहे थे। मेजर कोहली के साथ साथ चल रहे थे। तभी उनकी गर्दन में एक गोली और आकर लगी। कर्नल कोहली याद करते हैं, गोली लगते ही एक जमीन पर गिरे, लेकिन तुरंत उठ खड़े हुए और मेरे साथ साथ चलने लगे। तब तक हमारे लोग उस रेलवे सिग्नल बिल्डिंग तक पहुंच गए थे, जहां से पाकिस्तानी सैनिक एमएमजी से लगातार हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे थे। उस समय सबसे बड़ी जरूरत थी उस मशीन गन को तुरंत शांत करना। इस जगह पर ही एक्का ने बहादुरी का नया मापदंड स्थापित किया। दृश्य नंबर 2। जमीन पर एक शख्स बिना हरकत किए पड़ा है। उसके जूते सूखे कीचड़ से सने हुए हैं और वह महसूस कर सकता है कि उसके बाएं पैर पर एक चींटी चल रही है। वो 1 इंच भी नहीं हिलता है। चींटी से उसको जरा भी परेशानी नहीं है। उसका हाथ अपनी गर्दन पर जाता है। उसे लगता है कि उस पर लगी कोई चिपचिपी सी चीज पसीना नहीं हो सकती। रात के अंधेरे में लांस नायक अल्बर्ट एक्का देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो सुन जरूर सकते हैं कि उनकी गर्दन पर लगी चिपचिपी चीज उनका अपना खून है। खून से सनी अपनी हथेली को अपनी पैंट से पोंछते हुए अपनी गन पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। थोड़ी ही देर में सुबह की पहली किरण फूटने वाली है। वो घुटनों के बल बैठते हैं और फिर लेटकर सांप की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में उनकी राइफल है। उनकी बांह में लगी गोली उनके पूरे जिस्म में दर्द की एक लहर उठा देती है। लेकिन उनकी गर्दन में भी एक गोली लग चुकी है, लेकिन वो दांत पीसकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनकी गर्दन में गोली से हुए छेद से खून बहकर उनके कॉलर को गीला कर चुका है। एक्का को इसका अंदाजा है कि जैसे जैसे उनका खून बाहर निकलेगा, राइफल पर उनकी पकड़ ढीली पड़ती जाएगी। इस सब को भूलकर वो अपना सारा जोर अपनी कोहनियों पर लगाते हैं और अंधेरे में रेंगते हुए उस 2 मंजिली रेलवे सिग्नल बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां से पाकिस्तानी सैनिकों का जबरदस्त फायर उनकी तरफ आ रहा है। एक्का के अपने साथियों की राइफलें पाकिस्तानी मशीन गनों के सामने मुश्किल से टिक पा रही हैं।
इसलिए यह जरूरी था कि अगर ऑपरेशन सफल होना है तो उन मशीन गनों को हमेशा के लिए चुप कराना होगा। अपनी राइफल को अपनी पीठ पर लटकाए हुए एक्का का हाथ अपनी बेल्ट में लटके हुए हैंड ग्रेनेड पर जाता है। अपने दांतों से उसकी पिन निकालकर एक ग्रेनेड को उस इमारत के अंदर एक छेद के जरिए लुढ़का देते हैं। इससे पहले कि अंदर बैठे पाकिस्तानी सैनिक कुछ समझ पाते, एक विस्फोट होता है। विस्फोट से उठे मलबे के टुकड़े अल्बर्ट एक्का के सीने से टकराते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक उसके असर से दीवार से इतनी जोर से टकराता है कि उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। दूसरे सैनिक को कोई चोट नहीं पहुंचती। सैनिक इतिहासकार रचना बिष्ट रावत अपनी किताब द ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज में लिखती हैं, एक पुरानी जंग लगी सीढ़ी पर चढ़कर उस भवन में लंगड़ाते हुए दाखिल हुए और खिड़की के जरिए उस कमरे में कूद गए जिसमें उन्होंने ग्रेनेड फेंका था। उन्होंने कंधे से अपनी राइफल उतारी और उसकी चमकती हुई संगीन से जिंदा बचे पाकिस्तानी सैनिक पर हमला बोल दिया। उन्हें अपने उस्ताद की वो सीख अच्छी तरह से याद थी, घोंप निकाल, घोंप निकाल। जब पाकिस्तानी सैनिक गिरा तो उसकी मशीन गन से धुआं निकल रहा था। मृत पाकिस्तानी सैनिक के खून के छींटे एक्का के चेहरे पर पड़े। उन्होंने उसे अपनी वर्दी के आस्तीन से पोंछा। उनकी आंखों में सफलता का संतोष साफ पढ़ा जा सकता था। अल्बर्ट एक्का के इस कारनामे ने लड़ाई का रुख भारतीय सैनिकों के पक्ष में कर दिया। ब्रावो कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर ओपी कोहली 10 फीट की दूरी से एक्का की बहादुरी का यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने ही एक्का ग्रेनेड फेंककर सीढ़ियों से ऊपर चढ़े थे। कोहली बताते हैं, यह सारा दृश्य देखकर मेरा सीना गर्व से भर गया। मैं नीचे एक्का के उस भवन से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मेरी नजर भी पड़ी। एक दुबला पतला शख्स सीढ़ी से नीचे उतर रहा है। रुकी सांसों से मैं उसे उतरते हुए देख रहा था। तभी अचानक एक्का का शरीर ढीला पड़ गया और वह सीढ़ी से नीचे जमीन पर गिरे। लांस नायक अल्बर्ट एक्का अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना मिशन पूरा कर दिखाया था। ब्रावो कंपनी के जवान बंकरों से उन एमएमजी को निकाल रहे थे जो थोड़ी देर पहले उन पर कहर बरपा रही थी। लांस नायक अल्बर्ट एक्का उन्हीं सीढ़ियों के पास नीचे मृत पड़े थे जो उन सैनिकों को बंकर तक ले जाती थी। कर्नल ओपी कोहली को याद है कि जब वह कोटा से 30 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे अपने कैंप में तैनात थे तो उनके सामने एक दुबले पतले सांवले रंग के लड़के अल्बर्ट एक्का को मार्च कराकर लाया गया था। एक्का ने अपना बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास किया था, लेकिन वह अपने कमांडर से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहे थे। कोहली याद करते हैं, एक्का मेरे पास बिहार रेजिमेंट से आए थे। सच बताऊं, मैं उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था। वह बहुत ही कम बोलने वाले विनम्र शख्स थे, लेकिन वह आदिवासी थे, इसलिए मुझे अंदाजा था कि वह शारीरिक रूप से फिट होंगे और हमें इसकी जरूरत भी थी। एकाकी पलटन को मई 1968 में मिजोरम में तैनात कर दिया गया था। वो अपने माताहतों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, इसलिए वो उनका सम्मान भी करते थे। वो खुद बहुत संकोची थे और अपने साथी सैनिकों या अफसरों से बहुत घुल मिल नहीं पाते थे। कर्नल ओपी कोहली याद करते हैं, अल्बर्ट को इस बात की कतई फिक्र नहीं थी कि वो दिखते कैसे हैं और न ही उन्हें अपनी वर्दी का ध्यान रहता था। वो किसी भी साइज की वर्दी पहन लेते थे और उसे ठीक कराने दर्जी के पास भी नहीं जाते थे। नतीजा यह होता था कि उनके दुबले पतले शरीर पर उनके कपड़े लटकते रहते थे। मैं चूंकि स्मार्ट टर्नआउट पर बहुत जोर देता था, इसलिए कभी कभी उन पर नाराज भी हो जाता था। मैं अक्सर उनकी कमर में बंधी ढीली बेल्ट को उतारकर उसे ढंग से पहनने के लिए उन्हें डांटता था। जब वो गश्त पर जाते थे तो कई बार नालों से केकड़ों को पकड़कर लाते थे और उनको आग में भूनकर नमक मिर्च लगाकर खाते थे। उनका निशाना गजब का था और वो बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे। गंगा सागर की लड़ाई में एक्का समेत 11 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि एक अफसर, 3 जूनियर कमीशन्ड अफसर और 55 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तान के 25 सैनिक मारे गए और 6 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। अल्बर्ट एक्का को उनकी इस बहादुरी के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। यह पदक इसलिए महत्वपूर्ण था कि पहली बार बिहार, अब झारखंड और ब्रिगेड गार्ड्स के किसी सैनिक को इससे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पूर्वी सेक्टर में दिया जाने वाला यह अकेला परमवीर चक्र था। प्रेम बीडिया झारखंड से।